नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युग बगड़िया और आप देख रहे हैं क्राइम युग स्टोरीज। स्क्रीन पर जो महिला आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है सुमित्रा ठाकुर। एक गरीब ठाकुर परिवार की बहू, गांव की सीधी सादी साधारण औरत। लेकिन किसी कारणवश इसकी मौत हो जाती है और मरने के ठीक 45 मिनट बाद अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि मैं सुमित्रा नहीं हूं, मैं शिवा त्रिपाठी हूं। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं कि आखिर शिवा त्रिपाठी कौन है। और जब शिवा अपने बारे में बताती है कि वो इटावा की पढ़ी लिखी लड़की, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, जो पढ़ लिख कर ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन ससुराल में दहेज के लिए मारी गई और उसकी हत्या को ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या का केस बना दिया गया। लेकिन उसी 24 घंटे के अंतराल में 95 किलोमीटर दूर सरीपुरा गांव में सुमित्रा की लाश में शिवा की आत्मा घुस गई। उसने 5 चिट्ठियां लिखी और कहा, मुझे घर ले चलो पापा। पिता सियाराम त्रिपाठी आए, जो एक इंटर कॉलेज लेक्चरर थे। उसने अपने जो शिवा होने के कई ऐसे सबूत और प्रमाण दिए जिन्हें जानकर परिवार, गांव वाले और वैज्ञानिक तक हैरान थे, जिस पर किताब तक लिखी गई, पुनर्जन्म का चमत्कार। अब सवाल यह है, क्या यह पुनर्जन्म था या दिमाग का खेल? क्या शिवा का बदला पूरा हुआ? वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस कहानी को जब मैं सुन रहा था तो मैं खुद डर रहा था। डर के साथ साथ एक सवाल बार बार मन में आ रहा था, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? लेकिन ये सच है और ऐसा हुआ है। दोस्तों, आज की कहानी पुनर्जन्म की है। 1968 से 1985 तक की सच्ची घटना। इटावा उत्तर प्रदेश, शरीफापुर अंगद का नगला। इस गांव में एक परिवार जो रहा करता था, ठाकुर का परिवार, जो काफी गरीब परिवार था। और परिवार में 3 लोग थे, पति पत्नी और उनकी एक बेटी। बेटी का जन्म हुआ था 1968 में, जिसका नाम रखा गया सुमित्रा ठाकुर। उस समय गांव में इतना विकास नहीं था, तो गांव में ना कोई रोजगार था ना कोई काम। घर का खर्च चलाने के लिए सुमित्रा के पिता दिल्ली जाकर अपना छोटा मोटा काम मजदूरी किया करते थे। घर पर जो सुमित्रा और उसकी माँ अकेली रहा करती थी। कुछ समय बाद जब सुमित्रा बड़ी होती है तो उसकी माँ की मौत हो जाती है। पिता जो घर का खर्च चलाने के लिए घर से दूर रहते थे, और अब सुमित्रा के जो सर से माँ का साया भी उठ जाता है। ऐसे हालातों में वो अकेली पड़ जाती है, और जो अकेलापन होता है वो बचपन से ही उसने देखा था, क्योंकि ना कोई उसके भाई था ना कोई बहन। अब जो परिवार में उसके ताऊ होते हैं वो उसका पालन पोषण करते हैं। और जब वो 13 साल की होती है तो उसकी शादी जगदीश नाम के व्यक्ति से कर दी जाती है। शादी के बाद वह खुश होती है कि अब उसे शायद वह अकेलापन महसूस नहीं होगा। लेकिन ये खुशी उसकी कुछ ही दिनों की थी, क्योंकि जो जगदीश होता है वह भी एक गरीब परिवार से होता है, और वो भी घर खर्च चलाने के लिए कामकाज के सिलसिले से ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहता था। शादी होने के बावजूद सुमित्रा में एक तरह का वही अकेलापन जो उसने बचपन से देखा था, क्योंकि पति घर से बाहर रहता था। पति जो है उससे प्यार करता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी घर से बाहर रहने की। सुमित्रा के सास ससुर भी थे, लेकिन वो उनके साथ इतनी घुली मिली नहीं थी। अब इसी तरह उसका जो समय गुजरता है, और दिसंबर 1984 में सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया। और जब उसने बेटे को जन्म दिया तो उसे लगा कि अब जो उसका अकेलापन था शायद वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जिसके साथ वह खेल सकती थी, बातें कर सकती थी, हंस सकती थी। बेटे की पैदाइश के बाद सुमित्रा बहुत खुश थी, दिन भर अपने बेटे को सीने से लगा कर रखती थी। इसी तरह 5 महीने का समय गुजर जाता है। बेटा भी 5 महीने का हो जाता है। एक रोज सुमित्रा जो कुएं पर पानी भरने के लिए जाती है, ये बात है अप्रैल 1985 की। सुमित्रा कुएं से पानी भरकर अपने घर की ओर लौट रही थी। एक हाथ में उसके पानी का बर्तन होता है और एक हाथ में उसका बेटा। गांव की जो और महिलाएं थी वो भी पानी भरकर अपने घर की ओर लौट रही थी। तभी अचानक एक जो चीखने की आवाज आती है। उन्होंने देखा, जब उन्होंने पलटकर देखा तो जो सुमित्रा अपनी जगह पर अचानक रुक गई, और वो वहीं पर एक मूर्ति और एक स्टेचू की तरह खड़ी हो गई। जो पानी का सामान था वह नीचे उसके हाथ से छूट गया। बेटा एक हाथ से उसके सीने में है, उसने दबा रखा है, और दूसरा हाथ उसका आसमान की तरफ उठा हुआ है। और उसकी अंगुलियां जो है वो पीछे की तरफ मुड़ी हुई हैं। आंखें जो है वो चारों तरफ राउंड सर्किल में घूम रही है।
तेज तेज आवाज में वह अपने दांतों से जो दांतों को बजा रही है और बीच बीच में जोर जोर से सांस ले रही है। जब लोगों ने देखा तो कुछ औरतें वहां पर करीब पहुंची। सुमित्रा को देखकर वो सब घबरा गए, डर गए। कई औरतों ने आवाज दी सुमित्रा, लेकिन वो कहीं से भी जो होश और आवाज में नहीं थी। और वो लोग जो ट्रेस है वे दूरी बनाकर उससे खड़े रहे। किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उसके जो इस रूप को देखकर उसके पास जाने की। अपने एक बच्चे को जो उसने एक हाथ से उसने पकड़ रखा था, उसने अपने बच्चे को इतनी जोर से जकड़ा था कि जो बच्चा है वो रोने लगता है, लेकिन उसे कोई होश और आवाज नहीं होता। लोग आवाज दे रहे हैं लेकिन करीब नहीं जा रहे। करीब 5 मिनट तक ये सीन चलता रहा। 5 मिनट के बाद अचानक सुमित्रा का हाथ नीचे गिरा और उसने देखा कि उसका जो बच्चा है वो रो रहा है। उसने फौरन जो अपने बच्चे को चुप करना शुरू किया। फिर उसने देखा कि पानी का जो बर्तन है वो नीचे गिर गया। उसने उसे उठाया और देखती है कि जो भीड़ लगी हुई है, गांव के सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ, क्यों मेरी तरफ देख रहे हो? किसी की बोलने की हिम्मत नहीं नहीं हुई। बोले, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब सुमित्रा को लग रहा था कि कुछ तो हुआ है, लेकिन ये जो बता नहीं रहे। और फिर उसे लगा कि उसे कुछ शायद ये जो याद ही नहीं क्या हुआ है, पर बच्चा उसका रो रहा था। वापस वो पानी भरने जाती है और अपना जो पानी भरकर घर की ओर लौटती है। घर पर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वहां पर कुछ तो हुआ था, लेकिन लोग उसे बता नहीं रहे थे। फिर उसे लगा कि क्या पता क्या हुआ। उसके बाद वह रात पूरी तरह से ठीक गुजरती है। अगले 2-3 दिन जो गुजर जाते हैं। एक रोज वो किचन में काम जो खाना बना रही थी। सास ससुर घर पर ही थे। काम के सिलसिले से जो पति था वो बाहर था। अचानक सास के कानों में एक आवाज आती है, दांतों के कटकटाने की, किसी के तेज तेज सांस लेने की। वो इधर उधर देखते हुए किचन में पहुंचती है। जब वो गई तो सास देखकर घबरा गई कि सुमित्रा थी वो सेम, वो जो 4 दिन पहले जिस हालत में थी। इस बार उसने जो दोनों हाथ ऊपर ऊपर कर रखे थे, क्योंकि जो बेटा था वो सो रहा था। वो ही दांत खटखटाने की आवाज और तेज तेज सांस लेने की आवाज। सास ने उसका यह रूप देखा, वह घबरा गई। वह जोर जोर से उसको आवाज देने लगी। वो किसी की नहीं सुन रही थी और करीब 10 मिनट तक यह सिलसिला चलता रहा। अब तक वहां ससुर भी आ गए और जो सब बोलने लगे। कुछ पड़ोसी आ गए, लेकिन उसने किसी को जो सुना ही नहीं। वो अपने होश और आवाज में बिल्कुल नहीं थी। करीब 10-12 मिनट बीते। अचानक उसके हाथ नीचे गिरे और वो नॉर्मल हुई। तो उसने चारों तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, आप लोग मुझे क्यों देख रहे हो? अब सब एक दूसरे को देखने लगे। सास ने पूछा कि तुम्हारे साथ अभी क्या कुछ हुआ था? उसने कहा, कुछ नहीं, मैं तो खाना बना रही हूँ। सास ने भी कुछ नहीं बोला। जो रूप देखा था उससे वह भी डरी हुई थी। 5 दिन में ये दूसरी बार था। लेकिन इसके बाद अब घर वालों ने उसके पति को बताया। पति भी आया तो उन्होंने कहा, ऐसी ऐसी बात है। ये सब सुनकर पति भी घबरा गया। अब गांव के वैद्य जी को बुलाया गया, क्योंकि उस समय डॉक्टर हॉस्पिटल तो कुछ था नहीं। और कहा गया कि ये हरकत है। अब तक ये बात गांव के लोगों को भी पता चल चुकी थी, क्योंकि जो कुएं पर हुआ था अब वह बार बार हो रहा था। तमाम बातें हो रही थी, कोई साया है, भूत प्रेत है, डायन है, इसी तरह की बातें होती है। वैद्य जी आए, उन्होंने पूरा चेक किया। उसने कहा, ये तो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है। लेकिन यह सिलसिला अगले 5 महीने तक चलता रहा। अगले 5 महीने तक बीच बीच में कभी भी सुमित्रा को इसी जो तरह दौरा पड़ता और वो अपने आप में सब कुछ भूल जाती। उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अब पति ने भी उधर शहर जाना छोड़ दिया, क्योंकि पत्नी है। सास ससुर ने कहा, भाई देखो, हालात ठीक नहीं है, क्या पता कुछ हो जाए। इधर यह भी डर है कि कभी ऐसे हालात में वो बच्चे को कुछ ना कर दे। अब दिल पर पत्थर रखकर सुमित्रा ने अपने बच्चे से भी थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर दी, क्योंकि उसे भी लगने लगा था कि शायद वह उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। ज्यादातर समय बच्चा सास के पास ही रहता, अपनी दादी के पास। और ये सारा सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे वक्त बीता। 16 जुलाई 1985 को दोपहर का वक्त था। सबने खाना खा लिया था। सुमित्रा अपने बेटे के पास उसको जो गोद में लेकर खेल रही थी। फिर उसने अपने बेटे को नीचे रखा। उसने कहा कि थोड़ा जो आराम कर लूं, गर्मी का माहौल था। लेकिन तभी दोपहर अचानक फिर से वह उसी रूप में आ गई। उसके दोनों हाथ आसमान की तरफ। हमेशा एक ही लक्षण होते थे।
उसकी अंगुलियां पीछे की तरफ, आंखें जो चारों तरफ घूम रही है, दांत कट कट कर रहे हैं और जोर जोर से सांसें ले रही है और कुछ बोलने की कोशिश कर रही है लेकिन बोल नहीं पा रही। पति, सास, ससुर और पड़ोसी सब इकट्ठा हो गए। 16 जुलाई 1985 को जब यह हुआ तो उस दिन पहली बार एक अजीब चीज हुई। सुमित्रा उसी रूप में थी। अब तक वो बीच बीच में कुछ बोलती थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन उस दिन उसने एक लाइन बोली और जब वो लाइन बोली तो जिसने भी सुना तो वहीं पर सब सहम कर रह गए। उसने कहा, आज से ठीक 3 दिन के बाद मैं मर जाऊंगी। 16 जुलाई 1985 दोपहर का वक्त। और उसने पहली बार ये कहा और ये कहते ही फिर वह जो अपने नॉर्मल रूप में आ गई। बिल्कुल वही सुमित्रा जो एक अच्छी माँ, पति की सेवा करने वाली, सास ससुर के साथ ठीक से बात करने वाली, खाना बनाने वाली। अब जब उसने बोला तो हर जो एक घर का हर सदस्य सारे सहम गए कि ये क्या बोल रही है। 16 जुलाई यानी कि 19 जुलाई इसका लास्ट डे होगा। कोई ऐसा कैसे कह सकता है, अपनी ही मौत की भविष्यवाणी। पूरा घर परेशान। अब पति ने सुमित्रा से पूछा कि तुम्हें कुछ याद है, तुम्हें ये जो दौरा आ रहा था उस समय तुमने क्या कहा। वो बोली, नहीं मुझे कुछ याद नहीं है। तो उसने कहा, तुमने कुछ लाइन कही थी, जरा याद करने की कोशिश करो। उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं, आप ही मुझे बता दीजिए क्या कहा था। पति की मजबूरी थी उसे बताना। उसने बोल दिया, उसने कहा कि तुमने यह कहा कि ठीक 3 दिन के बाद तुम मर जाओगी। तो उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो। उसने कहा, हाँ। अब सुमित्रा के दिमाग में यह बात बैठ गई। उसे लगा ये क्या है। लेकिन अगले 3 दिन तक 16, 17, 18 वह बिल्कुल नॉर्मल रही। अब 19 जुलाई 1985 की तारीख आ गई। यह वही डेट थी जो सुमित्रा ने अपनी मौत के लिए चुनी थी। 19 जुलाई 1985। सुबह हुई, दोपहर हुई, सुमित्रा बिल्कुल ठीक। बट उसने उस दिन भी जो यही किया कि वो अपने बच्चे से खुद को दूर रखती थी। जब कुछ लोग उसके आसपास होते तो बच्चे को प्यार करती, सीने से लगाती। बाकी जो बच्चा उसकी दादी के पास ही होता। 19 को जो सुमित्रा ने एक चीज और की, उसने कहा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरी मौत हो सके। उसने कहा, मैं ऊंचाई पर नहीं जाऊंगी कि फिसल जाऊं। मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, जो चूल्हे के करीब नहीं जाऊंगी कि आग न लग जाए। मैं आज जंगल की तरफ नहीं जाऊंगी। मैं आज कुएं पर पानी भरने नहीं जाऊंगी कि कुएं में ना गिर जाऊं। मतलब ऐसी चीज जो एक इंसान को जिसकी वजह से मर सकता है, उन सारी चीजों से उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसने दूरी बनाई। उसके पति ने भी यही बात उससे कही। धीरे धीरे दोपहर से शाम हो गई। सुमित्रा बिल्कुल ठीक। घर वालों को अब लगा कि चलो कुछ घंटे की बात है और ये जो उसने कहा था 3 दिन पहले ये गलत साबित होगा। घर के अंदर है सुमित्रा। अब तक उसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कोई जो एक्सीडेंट हो, हादसा हो और उसकी मौत हो जाए। आराम कर रही है, कोई खाना वाना नहीं बनाना, बाहर नहीं जाना, पूरे दिन घर के अंदर। उसे अब शाम को जो कुछ घुटन सी महसूस हुई। अब वो ठंडी हवा लेने के लिए दरवाजे पर खड़ी हो गई। इत्तेफाक से उसकी एक दोस्त वहां से गुजर रही थी। उसने उसको आवाज दी, उससे कहा, कहाँ जा रही हो, कैसी हो। दोस्त को इसके बारे में पता था और यह भी पता था कि ये जो तीसरे दिन की कहानी। अब वो उससे बात करने लगी, दरवाजे के बाहर निकली और पास जाकर बात करने लगी। दोनों हंस हंस कर बात कर रहे थे। उसकी दोस्त पूछती है कि तुम अब कैसी हो, तुम्हें क्या हो जाता है, तुम तो बिल्कुल हट्टी कट्टी हो, बिल्कुल ठीक दिखाई देती हो। वो कहती है कि पता नहीं, ऐसा ऐसे ही कुछ हो जाता है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बेटे के आने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। और ये बात करते करते वह यूं ही खड़ी रहती है और अचानक एकदम से उसके मुंह से आवाज बंद। उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ गए और इस बार उसने कुछ नहीं किया, ना दांत कटकटाए, ना उंगलियां पीछे की, ना नजरें घुमाई, बस खड़ी हो गई। अब उसकी सहेली उससे बात किए जा रही है लेकिन वो जवाब नहीं दे रही। उसने उसको हिलाया। वो चट्टान की तरह, जो बिल्कुल जैसे कोई स्टेच्यू नहीं होता, मूर्ति, वैसे वह अपनी जो जगह पर टिकी हुई है। धक्का देने पर भी वह आगे पीछे जो नहीं गिर रही। उसने जो 2-3 बार पहले उसे हल्के से फिर जोर से पूछा, सुमित्रा सुमित्रा, कोई जवाब नहीं। उस दोस्त को मालूम था इस 3 दिन की जो भविष्यवाणी वाली बात। अब वह घबरा कर चीखती है और जोर जोर से रोने लगती है।
उसके चीखने और रोने की आवाज सुनकर तमाम पड़ोसी और घर के अंदर से सुमित्रा का पति, सास, ससुर सब बाहर आते हैं। अब तक उन्हें जो यह लगा था कि शायद शाम हो गई, भविष्यवाणी गलत हो गई, लेकिन जब उसके दोस्त को रोते हुए, चीखते हुए देखते हैं, तो देखते हैं कि सुमित्रा खड़ी हुई है लेकिन नॉर्मल है, उसके हाथ पीछे नहीं, आंखें ठीक है लेकिन आंखें खुली हुई है। अब वो उसको हिला डुला रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। तभी कोई भागकर वैद्य जी को लेकर आता है। वैद्य आता है। अब सुमित्रा को बड़ी मुश्किल से जो लिटाया जाता है, वैद्य उसके नब्ज देखता है, दिल की धड़कन देखता है, आंखें देखता है और थोड़ी देर के जो बात कहता है कि अब सुमित्रा जो जिंदा नहीं है, ये मर चुकी है। सुमित्रा ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच में जो तीसरे दिन के लिए सही साबित हुई। 19 जुलाई 1985 को वो मर गई। घर में रोना धोना मातम शुरू हो जाता है। पूरे गांव को उसकी जो भविष्यवाणी के बारे में पता था। जिसने भी सुना, सुमित्रा के घर के बाहर लोगों की जो भीड़ जमा होना शुरू हो गई। अब इसके जो बाद ये हुआ कि ज्यादा देर तक शव को घर में नहीं रखेंगे, तो कुछ लोग गए, उन्होंने लकड़ियों को जो जुटाना स्टार्ट किया। जहां पर जो अमूमन गांव के लोगों का अंतिम संस्कार होता था, औरतों को बुलाया गया, क्योंकि सुमित्रा जो महिला थी, अब उसका हिंदी रीति रिवाजों के हिसाब से उसका जो श्रृंगार करना शुरू किया, तेल लगाना शुरू किया गया। गांव की प्रथा थी, सुमित्रा की बॉडी जो जमीन पर है, श्रृंगार चल रहा है, तेल वेल लगाए जा रहे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा महिलाएं इस काम में लगी हुई हैं। एक लाश का श्रृंगार हो रहा है क्योंकि वो सुहागन थी। इसके बाद श्रृंगार करते करते 45 मिनट हो चुका था। अब सुमित्रा की मौत के बाद यह था कि अब बस अंतिम संस्कार कर दो। इसलिए उसके अंतिम संस्कार की जो आनन फानन में तैयारी हो रही थी, वो उधर चिता सजाई जा रही थी, इधर लाश को सजाया जा रहा था। तभी अचानक जिस कमरे में लाश रखी थी, एक औरत की बड़ी तेजी से जो एक चीख की आवाज सुनाई दी, और वो चीखते हुए जो घर के बाहर भागी। बाहर सारे लोग शोक जताने के लिए जो खड़े हुए थे, बहुत सारी महिलाएं भी थी। इसी बीच में दूसरी महिला चीखते हुए घर से बाहर निकली, फिर तीसरी निकली। अब जब ऐसा हुआ तो बाहर जो लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो पहली महिला जो निकली थी, उसने अपने आप पर काबू पाया और उसने कहा कि अचानक सुमित्रा ने अपनी आंखें खोल ली। लोगों ने कहा तेरा वहम होगा। तब तक दूसरी बोली, नहीं, मैं उसको जो श्रृंगार कर रही थी और उसका दिल जो जोर जोर से धड़क रहा है। अब जब ये सुना तो सारे लोग जो भागे, वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी भी अंदर आए। अब उन्होंने दोबारा सुमित्रा की नब्ज टटोले, दिल की धड़कन टटोली, और उसके बाद जो घर वालों से कहा कि मातम मत बनाओ, सुमित्रा जिंदा है, ये चमत्कार हो गया। वैद्य जी की खबर सुनकर सुमित्रा का पति खुशी से रोने लगा। घर वाले खुश, पूरा मोहल्ला खुश। थोड़ी देर के बाद अब सुमित्रा की इधर हालत यह है कि जब वो होश में आई तो उसने पाया कि वो लेटी हुई है और बहुत सारी औरतें उसको तेल लगा रही है। वो अचानक घबरा कर उठी। उसने कहा, क्या है, क्या कर रहे हो तुम, और आप लोग हो कौन? तभी खड़ा हुआ पति जो खुशी में रो रहा था अंदर आया, सुमित्रा सुमित्रा करके चीखते हुए, और आकर सुमित्रा को गले लगा लिया। जैसे ही उसने गले लगाया, सुमित्रा ने उसकी तरफ देखा। अपने पति को देखते ही उसने एक जोर का जो उसे धक्का मारा और पति को किनारे किया और कहा, आप कौन है? इस तरह से आप क्यों मुझे गले लगा रहे हो? मैं आपको नहीं जानती और आप पराई स्त्री के साथ ऐसा नहीं कर सकते। पति ये सुनकर कहता है, ये क्या क्या कह रही हो तुम? सास ससुर को बुलाया गया। उसने कहा, ये दोनों कौन है, मैं इन्हें भी नहीं जानती। उसके बेटे को लाया गया। तमाम औरतें बोली, ये तुम्हारा बेटा है जो तुमको जान से ज्यादा प्यारा है। उसने कहा, मैं इसको भी नहीं जानती। सबको लगा कि जो माँ हमेशा अपने सीने से लगाकर जिसे रखती थी, वो अपने उस बच्चे को ही नहीं पहचान रही। शायद ये पागल हो गई है, या इसके ऊपर जो कुछ ऊपरी पराई चीज हो गई। लोग उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं और वह घर में किसी किसी से बात नहीं करती, अकेली रहती है। अब इस महिला के बारे में जैसे ही आसपास के इलाके में खबर फैलती है, तो यह खबर दूर दूर तक आग की तरह फैलने लगती है। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि एक महिला इस तरह से जो मर जाती है फिर जिंदा हो जाती है। अब ये बात भी जो अखबारों में प्रकाशित होना शुरू हो जाती है। यह महिला रोती थी, बिलखती थी, कहती है
कि मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, मैं कहीं जो दूसरी जगह की रहने वाली हूँ। अपने पति से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे यहाँ से मेरे घर ले चलो, मेरे पिताजी के पास ले चलो, मेरी माँ के पास ले चलो, मेरी जो बहनें हैं। जब इस तरह की बातें करती थी तो गांव के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये सचमुच पागल हो चुकी है, कुछ ना कुछ इसके ऊपर जरूर ऊपरी साए का असर है। जब वो इस तरह की बातें करती थी तो उसके पति ने हालांकि किसी से मिलाने की कोशिश नहीं की और वो ज्यादातर जो एकांतर में ही रहती, अकेली रहती। अब ऐसी स्थिति में अकेली रहेगी तो परिवार में बच्चे की जो कैसे परवरिश होगी, आगे क्या होगा, यही सोचकर सब परेशान थे। एक दिन इस महिला ने, जिसका नाम सुमित्रा होता है, उसने रिक्वेस्ट की अपने पति से कि मैं चाहती हूँ कि मेरी ये चिट्ठी है जिसको तुम डाक खाने जाकर उसमें डाला हो। जैसे ही उसने पति से जो चिट्ठी के लिए अपील की, पति बेचारा अनपढ़ सीधा साधा व्यक्ति था, जैसा कहा गया उसने वैसे ही किया। इस तरह से उसने 5 पत्र लिखे और 5 पत्र लिखने के बाद वो अपने काम में लग जाती और धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नॉर्मल हो नहीं पा रही थी क्योंकि बार बार जब उसे जो उसका नाम लिया जाता था सुमित्रा, तो वो कहती थी कि मैं सुमित्रा नहीं हूं बल्कि मैं शिवा हूं। और उसने अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर दिया था। उसने कहा कि दिव्यापुर एक गांव है, वहां मेरा ससुराल है और इटावा मेरा मायका है, मेरे पिताजी मास्टर जी हैं। जब इस तरह की बातें कर रही थी तो लोगों ने उसको सचमुच पागल घोषित कर दिया था। लेकिन एक दिन 20 अक्टूबर 1985 को एक आदमी घर पर आता है। घर पर आने के बाद कहता है कि मुझे बात करनी है, और जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करता है तो इसी बीच में सुमित्रा जैसे ही उसे देखती है एकदम से दौड़ कर जाती है और दौड़ कर जाने के बाद उस व्यक्ति को जो गले लगाती है और गले लगाने के बाद जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। और जैसे ही रो रही थी, आसपास के लोग भी इस दृश्य को देख रहे थे। लोगों को जो यकीन नहीं हो रहा था कि एक अनजान व्यक्ति से इस तरह से कैसे चिपट के रो रही है। तभी उसने कहा कि ये मेरे पिताजी है। पिताजी, तुम्हें इतना वक्त कैसे लग गया यहाँ पर आने में? जब वो उनकी बेटी होने का दावा कर रही थी, पिताजी ने कहा कि तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। जब सवालों के जवाब देने की बात आई तो उसने कहा कि पिताजी, तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हुआ? तुम्हें पता नहीं कि मैं शादी के बाद तुम्हें कितने पत्र लिखा करती थी? कम से कम एक पत्र से मिलान ही कर लिया होता मेरी हैंड राइटिंग को। जब उसके पिता ने ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था। साथ में वो एक एल्बम लेकर आए थे, क्योंकि ये बात अब उस गांव तक नहीं थी बल्कि यह पूरे इलाके में फैलने लगी थी। और ये धीरे धीरे करके बात मास्टर जी तक भी पहुंच जाती है। लेकिन जब 5 चिट्ठियां उनको मिलती है, 5 चिट्ठी मिलने के बाद उन्होंने सोचा कि जाकर अपनी बेटी से मिल ही लेना चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है सब पता चल ही जाएगा। यदि उस दौर में भी सोशल मीडिया होता तो शायद ये बात बहुत जल्दी पूरी दुनिया में फैल जाती। लेकिन क्योंकि प्रिंट मीडिया था, अखबार थे, कई कई दिनों के बाद अखबारों में खबर छपती थी, इसलिए बात को फैलने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति ने बातचीत करनी शुरू की तो उसने बताया कि मेरा नाम सियाराम त्रिपाठी है और वह इटावा का रहने वाला है और एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर है। जैसे ही उसने ये बात बताई तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था और इस बात को देखने के लिए अब इलाके के लोगों का जमघट लग जाता है। तभी उसने अपने जो सूटकेस में से एक एल्बम निकाली। एल्बम निकालने के बाद उसने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाने शुरू कर दिए और जैसे वो फोटोग्राफ्स दिखा रहा था तो उसने सभी जो लोगों को पहचान लिया कि ये मेरे परिवार के फला फला सदस्य हैं। उनका बाकायदा उसने नाम भी बताए। तभी उसने उसका जो परीक्षण करने के लिए दरअसल 3 फोटो जो उसने छुपाए हुए थे अलग से, उसने उनमें से जो पहला फोटो दिखाया तो उसने कहा कि इसमें कौन कौन है। तब उस लड़की ने कहा, यानी कि सुमित्रा ने, इसमें मेरे पिताजी है, मेरी दादी है, भाई है, बहन है और उसमें वो खुद है। दरअसल वो फोटोग्राफ जो था 18 साल पुराना था। जैसे ही 18 साल पुराना फोटो उस लड़की ने देखा और सबको पहचान लिया तो जो पिता थे सियाराम त्रिपाठी, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार 18 साल पुराने फोटो को
इसने आखिरकार कैसे पहचान लिया? तभी वो दूसरा फोटो देते हैं, उसमें 5 बच्चे होते हैं और पूछा जाता है कि ये कौन है। 5 बच्चों का भी वो परिचय दे देती है कि ये फला फला बच्चे हैं। इसी तरह तीसरा जो फोटो दिखाया जाता है, तो उसमें भी पूछा जाता है कि इसमें कौन है। उसमें कहती है कि इसमें माँ है, भाई है और मेरी मामी है। अभी इस व्यक्ति को यकीन हो चला था, वो अपनी बेटी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। बेटी भी रोने लगती है। बाप और बेटी जब एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे, तो इस दृश्य को जो बड़ी संख्या में लोग देखने लगते हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये आखिरकार चमत्कार कैसे हो सकता है। गांव के लोग इस महिला को पागल घोषित कर दिए थे, ये पागल हो चुकी है। लेकिन जब ये जो नई कहानी लोगों के सामने आती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये कैसे सच हो सकता है। इसी बीच में एक और फोटो होता है, जो उसकी शादी की एल्बम थी। वो शादी के एल्बम में एक एक फोटो पर बताती है कि ये मेरा पति है, ये मेरे सास ससुर हैं, ये मेरे जो 2 बेटे हैं। लेकिन एक फोटो पर आकर वो रुक जाती है, उस पर वो चुप हो जाती है, बोलती नहीं है। उससे पूछा जाता है कि ये कौन है, तुम इस पर खामोश क्यों हो? यानी कि त्रिपाठी, जो सियाराम जी ने पूछा, तो उसने कहा कि ये रमाकांति है। रमाकांति यानी कि उसकी ननद, और इसी ने मेरे सर पे पत्थर मारकर मेरी हत्या कर दी थी। जैसे ही ये बात अब सामने आती है, तो लोग सन्न रह जाते हैं कि इसकी हत्या हुई थी। अब तक जो कहानी थी, जो सुमित्रा बता रही थी शिवा के रूप में, अब सियाराम त्रिपाठी जो इटावा के हैं, जो एक इंटर कॉलेज के लेक्चरर होते हैं, उन्होंने एक कहानी बताई। उन्होंने बताया कि 24 अक्टूबर 1962 की बात है, इटावा में ही इसका जन्म हुआ था। इसके 2 भाई बहनें हैं। इसका नाम शिवा रखा गया। इस बेटी ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है। ये पढ़ने में बेइंतहा होशियार हुआ करती थी। और साल 1980 में जो दिव्यापुर की एक जगह लगती है, दिव्यापुर में छेदी लाल नाम के एक व्यक्ति से इसकी जो शादी कर दी जाती है। 24 मई 1985 को इसकी मौत की खबर मिलती है। जब हम लोग वहां पहुंचते हैं, तो पता चलता है तब तक जो इसके शरीर का यानी कि लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। परिवार के लोगों ने इस बात पर ऐतराज भी किया और जाकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी। जब ये जानने की कोशिश की गई आखिरकार हुआ क्या था, तो पता चलता है कि इसने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी। इसी बात को देखते हुए परिवार के लोगों को यकीन नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच में जो उसके मामा जो एक बार घर पर आए थे, तो उन्होंने यह बताया था कि जो तुम्हारी बेटी के साथ वहां पर मारपीट ज्यादा होती है, क्योंकि उसने जो इकोनॉमिक्स ऑनर से बीए किया था और वह आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, पढ़ लिख कर कुछ ऑफिसर बनना चाहती थी। और शायद यह जो ससुराल वालों को ये हीन भावना लगती थी। उन्हें लगता था कि ये इतनी पढ़ी लिखी लड़की हमारे घर में कैसे आ गई। और इसी बात पर घर में जो लड़ाई झगड़ा होता था। और एक दिन इसकी ननद ने इसके सर पे जैसे बताते हैं, लेकिन पुलिस में एफआईआर जरूर हुई थी। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ जो दहेज प्रथा का मुकदमा भी लिखा। प्रथा का मुकदमा लिखने के बाद खासकर उस ननद को भी जो इसमें आरोपी बनाया गया था। लेकिन पुलिस को ऐसे कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिले, और जो सबूत ना मिलने की वजह से उन सबको रिहा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसी बीच में जो पूरे इलाके में अफवाह फैल जाती है कि मास्टर जी की बेटी ने एक गांव के अंदर जो शरीफपुरा में जन्म लिया है। तो इस बात को लेके वो शुरुआत में तो यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में जब उनके पास चिट्ठियां आती है और वो यहाँ पर आते हैं, तो पता लगता है कि जो लड़की कभी स्कूल गई नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, अंग्रेजी में कैसे शब्द बोल सकती है, बात कैसे कर सकती है, हिंदी इतने अच्छे से कैसे बोल सकती है। पहले बोलचाल की भाषा इसकी अलग थी और बाद में इसकी बोलचाल की भाषा अलग हो जाती है। अब जब ये खबर अखबारों में प्रकाशित होने लगी कि एक लड़की का जो पुनर्जन्म होता है, पहले वो मरती है, 45 मिनट के बाद जिंदा हो जाती है, और जिंदा होने के बाद उसके अंदर जो सुमित्रा की आत्मा थी वो बाहर निकल जाती है और शिवा की आत्मा इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो उसके बाद ये जो खबर छपते छपते देश विदेश के मीडिया ने भी इस खबर को प्रकाशित किया। इसके बाद भारत के जो मनोवैज्ञानिक
होते हैं परमेश्वर दयाल, साथ ही जो विदेशी मनोवैज्ञानिक होते हैं डॉक्टर यान स्टीवन, इन्होंने मिलकर इस पर रिसर्च किया था। उसके बाद एक और टीम आती है बेंगलुरु से, उन्होंने भी इस पर रिसर्च किया और बकायदा इस पर अलग अलग लोगों ने इंटरव्यू किए। इसके बाद फिर एक निकोलस मैकलिन करके जो अपनी टीम लेकर आते हैं, डॉक्टर निकोलस मैकलिन, इन्होंने भी अपनी जो टीम के साथ इस घर में जाते हैं, जो लड़की का पुराना घर था उसमें भी जाते हैं, जो उसका गांव था अंगद का नगला, उसमें भी जाते हैं। अंगद का नगला में भी अलग अलग लोगों से पूछताछ करते हैं, बातचीत करते हैं, उनके इंटरव्यू किए जाते हैं। इस पर एक किताब प्रकाशित कर दी जाती है और लोगों को यकीन नहीं हो रहा था जिस तरह से सवाल जवाब इस लड़की से करते थे, उस लड़की के रहन सहन में भी जो बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। ऐसा पुलिस ने, मनोवैज्ञानिकों ने अपने इंटरव्यू में पाया कि वह अपने पति से नफरत सी करने लगी थी, क्योंकि वह अपने जो पति से कहती थी कि मैं जो तुम्हारे घर पर नहीं रहना चाहती हूँ। उसने जो अपने बच्चे को भी स्वीकार नहीं किया था, लेकिन जब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगता है तो उसे अपने आप में ही जो महसूस होने लगता है कि उसकी जहां पर शादी हुई थी दिव्यापुर में, उसके जो पति थे छेदीलाल और 2 बच्चे, एक रिंकू और टिंकू। जब रिंकू और टिंकू से मिलती है तो उनसे लिपट लिपट कर वो बहुत रोती है। साथ ही मनोवैज्ञानिकों की टीम द्वारा उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं उनके नाम क्या है, तो उनके नाम भी बता देती है। और बीच में पिता ने इससे एक ऐसा सवाल किया था, सबको लग रहा था कि शायद इसका जवाब ये नहीं दे पाएगी। उससे पूछा जाता है कि मेरे घर के अंदर तुम्हारी सबसे कीमती चीज क्या रखी हुई है और कहाँ पर रखी हुई है। तो इसने कहा कि मेरी सबसे कीमती चीज यानी कि मेरी घड़ी, जो उसे बहुत पसंद थी, जो कि एक संदूक के अंदर जो रखी हुई है और संदूक घर के अंदर फला जगह पर रखी हुई है। उसने जब इस तरह की बातें बताई, मनोवैज्ञानिकों ने भी जब इस तरह की बातें सुनी इसके मुंह से, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार पुनर्जन्म की घटना ऐसे कैसे हो सकती है। इस पर जो डॉक्यूमेंट्री बनती है, बीबीसी ने पूरी जो डॉक्यूमेंट्री बनाई और न जाने कितने लोगों के इंटरव्यू के माध्यम से इस सच को सामने लाने की कोशिश की गई थी। और इस घटना के बारे में यह भी बताया जाता है कि जो इसके बेटे थे रिंकू और टिंकू, उन्हें इसने खुद ने उनको पाला था और जो सुमित्रा का पति था, उस पति को भी इसने जो स्वीकार कर लिया था और जो इसका बच्चा था उसको भी स्वीकार कर लिया था। 2011 तक इस मामले में रिसर्च होता रहा है और इस पर अलग अलग लोगों ने अपने अपने वक्तव्य जो दिए हैं। साल 1998 की बात है, इस सुमित्रा नाम की महिला की जो मौत हो जाती है किसी बीमारी के चलते, और 2008 में जो इसका पति होता है जगदीश, उसकी भी मौत हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि जागरूकता फैले। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।